नमस्कार भाई लोग। आज जो है हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, यानी कि शेष फल प्रमेय। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम जो है आपके सीजीएल और एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ग्रुप डी के लिए भी यहाँ से जो है क्वेश्चन आता ही है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है और ये जो है चारों एग्जाम में, तीनों एग्जाम में, यानी कि आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितना भी आप ले लें, सब में जो है ना यहाँ से सवाल रहता ही है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि आपको शेषफल निकालने के लिए दे दिया जाएगा। अब सोचिएगा कि शेषफल निकालना है, ये तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। किसी भी संख्या में जिस संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका शेषफल आ जाता है, लेकिन यहाँ कुछ लॉजिक के अनुसार उसका शेषफल निकालने का थ्योरम हम देखेंगे, जिससे कि सवाल पूछा जाता है। सबसे पहली बात देखिए, मान लीजिए x कोई एक संख्या है और इसमें अगर हम किसी डिविजर से भाग देते हैं d से, तो हमको रिमाइंडर आता है r। ठीक है। और अगले कंडीशन में अगर हम 2x में हम d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 2r। और वहीं पर 3x में जब सेम रिमाइंडर से, सेम डिविजर से यानी भाजक से जब भाग करेंगे तो हमको जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3r। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं कि जब संख्या को दोगुना कर रहे हैं तो यहाँ रिमाइंडर भी दोगुना हो जा रहा है, और जब संख्या को 3 गुना किया जा रहा है तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो रहा है। ऐसा ही होता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन हम आपको एक बात पूछते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक 10 संख्या है, आप इसमें 7 से भाग करते हैं तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 3। अब 10 को हम लोग दोगुना करते हैं मतलब 20, और जब हम इसमें 7 से भाग करेंगे तो इसके हिसाब से 10 को चूँकि दोगुना किया जा रहा है तो 3 का भी दोगुना हो जाएगा, 6। अब अगर 10 को हम लोग 3 गुना करते हैं और उसी 7 से भाग करते हैं तो आपका रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा, यहाँ 2 गुना तो यहाँ भी 2 गुना, यहाँ 3 गुना तो यहाँ भी 3 गुना होना चाहिए, 9। क्या ये सही है? 7 से जब आप 30 में भाग करते हैं तो क्या रिमाइंडर आपका 9 आता है? नहीं, 7 चौके 28, यानी कि रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ तो ये फेल हो गया ये बात, तो फेल वेल कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये थ्योरम, जब संख्या को दोगुना किया जाता है तो रिमाइंडर भी दोगुना होता है, संख्या को 3 गुना किया जाता है तो रिमाइंडर भी आपका 3 गुना होता है। तो यहाँ ये फेल कुछ नहीं हो रहा। यहाँ जो एक बात आपको समझना है वो ये समझना है कि जब आप 10 में 7 से भाग किए तो 3 आया, और फिर जब इसको 20 में भाग किए तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर 6 आया, और जब 30 में 7 से भाग किए, 7 चौके 28 तो रिमाइंडर आपका 2। ये सही है, लेकिन 9 गलत है। एक बात आप यहाँ से, इसका 9 गलत क्यों हुआ, तो ये क्यों 9 गलत हुआ वो हम बतलाते हैं। तो याद रखिएगा कि शेषफल जो होता है वो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। आप इसको याद ध्यान रखिएगा, शेषफल जो होता है वो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए, यहाँ आपके नियम के अनुसार जब आप इसको 3 गुना किए तो ये भी आपका 3 गुना हो गया, लेकिन 9 जो है क्या वो भाजक से बड़ा नहीं है। अगर 9 7 से बड़ा है, भाजक से बड़ा है, तो फिर से इसमें 7 से एक बार और भाग लगाना पड़ेगा,
तो अब जो आपका शेषफल आएगा वो 2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस बात को समझ गए हैं तो चलिए एक सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए, और ये सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और ये ज़रूरी नहीं कि सीजीएल में अगर पूछा है तो आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में नहीं पूछ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, क्योंकि ये है नंबर सिस्टम का सवाल। मान लीजिए x कोई एक संख्या है, जब आप इसमें d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आपका है 20। देखिए यहाँ जो है हम आपको भाषा में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको भाषा में मिलेगा कि जब किसी संख्या में किसी भाजक से भाग दिया जा रहा है तो वहाँ शेषफल जो है 20 प्राप्त होता है। तो साथ ही साथ जब संख्या को दोगुना किया जाता है और फिर उसी संख्या से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर जो होता है वो 9 हो जाता है। तो अब आपसे पूछ लेगा तो बताइए कि वो संख्या डिवीजर है क्या। तो आप इसको पहले अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा ज़रूर। तो सवाल आपको क्या दिया हुआ है कि किसी संख्या में भाजक से भाग देने पर आपका शेषफल 20 आ रहा है, जब संख्या को दोगुना कर दिया गया तो इस हिसाब से आपका रिमाइंडर भी दोगुना होना चाहिए, यानी कि 40 होना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है 9। अब वो डिवीजर क्या होगा, तो याद रखिएगा इस 40 में से आप 9 को घटा देते हैं तो आपका कितना आता है 31। क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है। या तो 31 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो 31 का तो 2 ही फैक्टर होता है, एक होता है और फिर 31 होता है, तो एक तो हो नहीं सकता है, तो आपका फैक्टर कौन सा होगा? आंसर 31। फिर से मैं आपको इसको एक बार समझा दूं। संख्या को दोगुना किया गया है और कह रहा है कि शुरू में जो है 20 रिमाइंडर था और बाद में 9 रिमाइंडर है, तो पूछ रहा है कि भाजक बताइए क्या होगा। तो नियम के मुताबिक जो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि रिमाइंडर जो है वो दोगुना हो जाता है, इस हिसाब से इसको हो जाना चाहिए था 40, लेकिन कितना ही हो पा रहा है 9। यानी कि कोई ऐसी संख्या है कि जिसमें कि 31 तक इसमें भाग लग गया। तो 31 तक में कौन सी संख्या भाग लगी हुई? 31 के अलावा किसी पहाड़ा में आता है क्या 31? किसी टेबल में 31 तो है नहीं। इसका मतलब है कि वही 31 है जिसमें कि 40 में भाग लग गया, जिसके वजह से रिमाइंडर 9 आ गया है। ठीक है, तो डी आपका कितना है? 31। आप यहाँ से इस सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इस पर ही बेस्ट एक और सवाल है, एक अलग टाइप का सवाल है। सवाल आपका कुछ इस तरह से है, ये अलग पैटर्न है। x में जब आप 13 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो आपका आता है 10। ठीक है, तो बताइए कि जब उसी संख्या के दोगुने में 13 से भाग करेंगे, जब उसी संख्या के दोगुने में 13 से भाग करेंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना होगा। अब सोचिए, अब जब आप संख्या को दोगुना किए हैं तो इसका मतलब है कि आपका रिमाइंडर भी दोगुना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। लेकिन क्या 20 जो है वो भाजक से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो हमने क्या कहा है कि रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो है बड़ा कैसे है? तो 13 से इसमें भाग कर दीजिए, तो 13 एकम 13, 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात को अगर समझ गए हैं, फिर से हम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जब आप संख्या को दोगुना करते हैं तो आपका रिमाइंडर भी दोगुना होता है। संख्या को 3 गुना करते हैं तो आपका रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से बड़ा हो जाए। रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से बड़ा हो जाए। अगर रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें एक बार और भाग लग गया है किसी संख्या से, और वहाँ जब उसको घटा लेते हैं आपस में, जैसे 9 में से 7 घटा लिए तो हमारा आंसर कितना आ गया था? 2।
ठीक उसी तरह यहाँ भी हम लोग सवाल किए कि संख्या को जब दोगुना किए तो यहाँ 9 ही शेषफल था, हमको डी पूछ रहा था। तो संख्या के मुताबिक जो है जब ये दोगुना हो गया तो यहाँ 40 हो जाना चाहिए था, यानी कि इसमें 31 तक किसी संख्या से भाग लग गया है, या तो 31 होगा या फिर इसका फैक्टर होगा। तो 31 का कोई फैक्टर तो होता नहीं है, इसलिए आपका 31 आंसर हो गया। अगले सवाल में क्या हम लोग देखे थे कि जब संख्या आपका दोगुना हो गया तो पहले जब 10 आ रहा था तो अगले बार इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए नियम के मुताबिक तो ये भी दोगुना हो जाना चाहिए 20, लेकिन 20 जो है वो 13 से बड़ा है, यानी कि 13 से एक बार और भाग लगा दीजिए इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ एक और बात मैं आपको बतलाऊं कि जब आप शुरू में हम लोग क्या देखे थे कि जब आप x में किसी संख्या से भाग कर रहे थे तो आपका मान लीजिए रिमाइंडर आ रहा था r। अब मान लीजिए आप x को स्क्वायर कर दिए और फिर उसी संख्या से आप भाग किए हैं। मान लीजिए आप उसी संख्या, आप इसको स्क्वायर करके आप फिर उसी रिमाइंडर से भाग की, डिवीजर से भाग की हैं, तो रिमाइंडर आपका जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आर स्क्वायर। और ठीक उसी तरह से यदि आप इसी को क्यूब कर दें, इसको आप क्यूब कर दें और उसी डिवाइजर से भाग करें तो रिमाइंडर जो होगा वो कितना हो जाएगा, आर क्यूब। ये तो हम लोग जानते हैं, ये लोग जानते नहीं है बल्कि अभी जाने कि जब दोगुना करते तो रिमाइंडर भी आपका दोगुना होता है, जब स्क्वायर करते तो आपका रिमाइंडर भी स्क्वायर होता है, जब क्यूब करते तो उसका रिमाइंडर भी क्यूब में हो जाता है। क्या ये ठीक है? ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ये बात याद रखना पड़ेगा कि शेषफल जो है वो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, और आप इसको याद रखेंगे ना, इसको ध्यान रखेंगे तो बहुत सारा ऐसा डिफ़िकल्टी आएगा जहाँ कि आप नहीं आपसे बनने वाला सवाल भी आपसे हो जाएगा कि शेषफल जो है वो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। आप इसको तो समझ गए, लेकिन इस पर जो अभी हम सवाल देंगे ना वो आप तुरंत कर लीजिएगा। कैसे, तो हम जानते हैं कैसे। सवाल ये है आपके सामने कि x कोई संख्या है, जब आप इसमें 11 से भाग करते हैं ना तो रिमाइंडर आपका जो आता है वो आता है 7। ठीक है, और सवाल में कह रहा है कि जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तब बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब आपको भी पता है कि चूंकि यहाँ इसको हम लोग स्क्वायर कर दिए हैं तो ये यहाँ आपका रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा 49। लेकिन क्या 49 11 से बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है। तो 11 से भाग लगाइए इसमें, 11 चौके 44, शेषफल कितना आया 5। तो यही आपका 5 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को कि जब संख्या को दोगुना करते हैं तो आपका रिमाइंडर भी दोगुना हो जाता है, संख्या को आप 3 गुना करते हैं तो रिमाइंडर भी आपका 3 गुना हो जाता है, अगर आप संख्या को स्क्वायर करते हैं तो आपका रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाता है, अगर संख्या को क्यूब करते हैं तो आपका रिमाइंडर भी क्यूब हो जाता है। लेकिन वो कभी भी जो है आपके डिविजर से भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया तो मतलब समझ लीजिए कि गड़बड़ी है। ठीक है, अगर छोटा हो गया तो समझ लीजिए कि उसका जो भाजक जो उससे बड़ा होगा। चलिए हम लोग एक और बस छोटा सा एक और थ्योरम है, उसको कंप्लीट कर लेने के बाद आप लगभग ये रिमाइंडर थ्योरम को पूरा पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे जो आपका थ्योरम है वो ये बोलता है कि मान लीजिए आपके सामने है x प्लस a। ठीक है, और आप जो है इसमें भाग कर रहे हैं x से, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? तो याद रखिएगा a। क्या होगा? a। कैसे होगा वही बतलाते हैं आपको। मान लीजिए x प्लस a को हम अगर स्क्वायर कर दिए और आप यहाँ x से भाग कर दिए,
सेम सेम डिवीजर से आप भाग किए हैं, मतलब x से ही भाग किए, तो यहाँ जो आपका रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और एक और तीसरा बात याद रखिएगा कि तीसरा बात नहीं, इसी का बात है कि x प्लस ए, इसका जब आप क्यूब करते हैं तब जो है आपका रिमाइंडर जो आता है वो भी सीधा सीधा ए क्यूब हो जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये जो सबसे ऊपर में जो थ्योरम बताया गया है ये था आपका पहला बात था कि जब दोगुना करते हैं दोगुना हो जाता है। दूसर का हम यहाँ पढ़े कि जब आप उसको स्क्वायर करते हैं तो वो भी स्क्वायर हो जाता है। और तीसरा में हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जब आप इसको x प्लस में जब रहता है तो यहाँ आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं तो ए का स्क्वायर हो रहा है, जब इसका क्यूब कर रहे हैं तो इसका क्यूब हो रहा है। इसमें क्या मैटर है, अब हम इसको यहाँ से खोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से हम खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax। अब इसमें आपको x से भाग कीजिएगा, इसमें लग रहा, देखिए एक बात याद रखिए, अगर आपका कहीं पर लिखा हुआ है 7 प्लस 9 और उसमें भाग कर रहे हैं 3 से, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये 3 जो है वो 7 के भी साथ में है और 3 जो है 9 के भी साथ में है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/3 और 9/3, दोनों बतवा बराबरे है। तो यहाँ आप देख रहे हैं नीचे में x है, तो x इसके साथ में भी है, x इसके साथ में भी है और x इसके साथ में भी है। ठीक है, सबके साथ में x है। अब देखिए 21 में मान लीजिए आप 3 से भाग कर रहे हैं, और यहाँ जो है 63 है और फिर यहाँ जो है यहाँ है आपका 17। अब अगर हम बोलें कि इसमें कौन सी इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 इसके भी साथ में भी है, 3 इसके साथ में भी है और 3 इसके साथ में भी है। और इससे इसमें भाग लग रहा है ना, तो यहाँ से रिमाइंडर आपका 0 होगा, यहाँ से इसमें भाग लग रहा है तो इसका भी रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन इससे इसमें भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ से ही आपका रिमाइंडर निकलेगा। 3 से आप इसमें भाग कीजिएगा तो 3 बचे 15, 2 17। तो यहाँ भी वही चीज़ है, x से इसमें भाग लग रहा है, यहाँ से रिमाइंडर नहीं निकलेगा। x से इसमें भाग लग रहा है क्या, तो यहाँ भी रिमाइंडर नहीं निकला, बचा क्या, ए स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो यही इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि x प्लस में भी अगर है, ये स्क्वायर में भी है, क्यूब में भी है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाता है। अगर आप क्यूब करते हैं तो यहाँ से आपका रिमाइंडर भी क्यूब में हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी कैसे हुआ, तो आपको एक क्यूब एक्स प्लस ए का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब जानबे करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी कीजिएगा तो आपको अपने पता चल जाएगा कि ये चीज़ कैसे होगा। अब इस पर एक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ये सारा चीज़ जो हम लोग देख लिए इसका मतलब क्या हुआ। हमारे एग्ज़ाम में ज़रूरी तो नहीं है कि हमको स्क्वायर का ही आएगा, क्यूब का ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x के साथ में अगर a है और इस पर पावर n है और इसमें भाग लगा रहे हैं x से, तो r जो होगा ना वो सीधा सीधा a पर पावर n होगा। ठीक है, r इक्वल टू क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, a पर पावर n होगा। अब इस पर एगो सवाल बढ़िया रंग का कर लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ ये सवाल है। 17 पर पावर है 23 और फिर 29 पर पावर है 23 और फिर इसमें भाग लगाया जा रहा है 23 से। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में गैप कितना का है, तो आप कहेंगे 12 का गैप है।
12 के पे, चलिए रहने दीजिए। ये 23 से कितना कम है, कहिएगा 6 कम है। ये कितना 23 से कम है, यहाँ 23 से कम नहीं है बल्कि ये जो है 23 से ज़्यादा है। आप 17 को क्या लिख सकते हैं, 23 माइनस 6 पर पावर 23, और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 23 प्लस 6 पर पावर 23, और फिर इसमें भाग करेंगे हम लोग 23 से। अब इसके मुताबिक ये जो है 23 इसके भी साथ में है और इसके भी साथ में, तो 23 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, -6 पर पावर 23। और यहाँ जो है 23 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 6 पर पावर 23, और बीच में क्या, प्लस। अब देखिए माइनस अब प्लस, ये ख़त्म होकर के हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसको आप दूसरे तरीके से भी इस तरह के सवाल को आप कर सकते थे। इसको चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते थे। एक यहाँ से आपको थ्योरम, इसमें तो नहीं होना चाहिए लेकिन आपको अभी हम बता दे रहे हैं कि a पर पावर n प्लस b पर पावर n, जब n एक ऑड नंबर हो, n जो है वो ऑड नंबर हो, तो ऐसे कंडीशन में जो होता है ये संख्या, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये विभाजित हो जाता है a प्लस b से। तो यहाँ भी देखिए a था b था, लेकिन ये दोनों सेम सेम है ना, ये दोनों जो है ये सेम सेम है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो विभाजित होगा वो किससे होगा, तो आप इसको जोड़ेंगे, 39 7 46, 46 से विभाजित हो जाएगा। और यहाँ जो हम लोग लिखे हुए हैं 23 जो है वो 46 का है तो फैक्टर है। तो यहाँ से भी आप कह सकते थे कि चूंकि a पर पावर n b पर पावर n चूंकि ऑड नंबर है, तो ये जो है इस दोनों का योग यानी 46 से विभाजित होगा, और 46 का ही फैक्टर कौन सा है, 23। 23 दूनी 46 होता है ना जी। तो अगर 46 से विभाजित है कोई संख्या तो 23 से विभाजित है, तो यहाँ रिमाइंडर आप सीधे सीधे 0 कर सकते थे। दूसरा तरीका है कि x के बाद कोई भी संख्या हो, उस पर पावर कितना भी हो, अगर ये वाला कट जा रहा है तो जो बचता है उस पर पावर वही आपका रिमाइंडर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।